आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो विषय मैं लेकर के उपस्थित हुई हूँ, उसका नाम है फ्रॉइड साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि व्यक्तित्व से संबंधित है। पहले हम बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड की। सिगमंड फ्रॉइड का जो समय दिया गया है वो 1856 से 1939 दिया गया है। ये साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के पहले क्रिएटर माने जाते हैं, जन्मदाता के रूप में इनका नाम है और इनकी जो थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये एक आधार का काम करती है। ऑल्दो इसमें कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, लेकिन फिर भी इसने आने वाले जो आगे के मनोवैज्ञानिक हैं उनको एक दिशा प्रदान की। तो हम बात शुरू करते हैं। ये जो थ्योरी है इसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व की बात है और इसके संबंध में 3 तरह की बातें यहाँ पे की जाएंगी कि उस पर्सनैलिटी का, जो हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, डायनामिक्स क्या है उसके, और उसका विकास कैसे होता है। तो एक-एक करके हम आगे बढ़ते हैं। पहले है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की हम बात करेंगे, इस पे हम 2 तरह के मॉडल्स की बात करेंगे। एक है टोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा है डायनामिक या फिर स्ट्रक्चरल मॉडल। टोपोग्राफिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस की स्टेट में 3 तरह की हम स्टेट की बात करेंगे: कॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट एंड अनकॉन्शियस स्टेट। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो बहुत उसकी गति बहुत धीमी है, जैसे कछुए का चित्र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है उसकी गति बहुत तीव्र है, तो फास्ट ब्रेन वो कहलाता है। कॉन्शियस स्टेट को मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो कुछ भी अभी हो रहा है, आप जो भी आपके सामने है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने इसमें उदाहरण लिखा है कि जैसे इस समय आप इस स्लाइड को पढ़ रहे हैं, तो वो जो ये वाली जो स्टेज है ये कॉन्शियस स्टेट है। इसके बाद हम बात करते हैं सबकॉन्शियस स्टेट की। सबकॉन्शियस में क्या होता है कि हम करंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारा करंट में था वो हमारा बैक पीछे थोड़ा सा चला गया है, सबकॉन्शियस में चला गया है। जो हमारी डिज़ायर्स, विशेस, थॉट्स, फीलिंग्स हैं, जो अब कॉन्शियस का पार्ट नहीं है, लेकिन उन्हें हम दोबारा याद करें तो वो हम याद कर सकते हैं, दोबारा हमें याद आ सकती है। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा तो वो सबकॉन्शियस में चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने मॉर्निंग में मैथ्स की क्लास अटेंड की है और अगर शाम को कोई आपसे पूछता है कि आपने उस क्लास में क्या पढ़ा था, क्या क्या सीखा था, तो वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में है वो धीरे से फिर आपका कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा और आप उसे इजीली रिकॉल कर सकते हैं। अनकॉन्शियस जो स्टेट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबकॉन्शियस से भी आगे ये निकल जाता है अनकॉन्शियस में। जहाँ अनकॉन्शियस की हम बात करें तो अनकॉन्शियस में हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जो हमारे यूज़ की नहीं होती हैं, तो वो धीरे-धीरे खिसक करके अनकॉन्शियस तक आ जाती हैं, जिन्हें हमें याद करना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो कुछ हमारी डिज़ायर्स होती हैं जो हम पब्लिकली कह भी नहीं सकते हैं, और कुछ ऐसी हमारी इच्छाएँ हो सकती हैं, हमारी सोच हो सकती है, वो हमारी अनकॉन्शियस मेमोरीज़ में चली जाती है। तो जो फ्रॉइड है उन्होंने इसे एक डंप बॉक्स की तरह देखा, जिसमें कि हमारी फीलिंग्स, अर्जेस, आइडियाज़ जो है वो हमारी आर टाइड टू एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड पेन। ये हमारी रहती है और अगर हमें जब ये पूरी नहीं होती है तो हमें चिंता भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और दुख भी होता है। और उनके मुताबिक दे आर देयर एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन आवर एक्शंस एंड आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। और इनकी वजह से हमारे एक्शंस में परिवर्तन देखने को मिलता है।
तो ये हमने बात की कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, तो हमारा ये जो ब्रेन होता है ये इस आइसबर्ग की तरह होता है। आइसबर्ग में आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट जैसे आप देख सकते हैं एक भाग ऊपर है। अगर 10 में से हम देखा जाए तो एक भाग ऊपर है, बाकी का भाग उस पानी के लेवल के नीचे है। तो ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये हमारा कॉन्शियस लेवल है। कॉन्शियस लेवल हमारे थॉट्स और हमारी परसेप्शंस होती हैं, जो कि हम देखते हैं कि हमारा जो भी हमारी अभी की स्थिति है, जो चेतना अवस्था है हमारी, उसमें हमें ये देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारा हमारा जो भाग है वो हमारा प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस कह सकते हैं, और अनकॉन्शियस लेवल है। हमारी जो मेमोरीज, जो स्टोर्ड नॉलेज है, वो हमारी सबकॉन्शियस लेवल पर होती हैं, जो कि कॉन्शियस के जस्ट नीचे ही होता है। और उसके बाद हमारा अनकॉन्शियस लेवल होता है। अनकॉन्शियस लेवल हमें हम देखते हैं हमारे फियर्स, हमारे डर, हमारे अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, वायलेंट मोटिव्स, इमोरल अर्जेस हो गई, या इरैशनल विशेस है हमारी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं जो हम सबके सामने शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वो शेयर करेंगे तो हम हमारे उस पे प्रशंसा नहीं होगी। तो हम वहाँ पर वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबके सामने नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं न कहीं चलती रहती है वो चीज़ें। तो ये हमारे कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल की बात हुई। इसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल की। डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल में जो 3 रीजन्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 टाइप की मेंटल एक्टिविटी है। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड इड और ईगो और सुपर ईगो की हम बात करेंगे। हम एक-एक करके इसकी बात करेंगे। इड की अगर हम बात करें तो इड क्या होता है? इज व्हाट वी डिजायर, हम जो कुछ भी चाहते हैं वो इड होता है, और ये प्राइमरी रीजन होता है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है प्लेजर, यानी खुशी, आनंद। तो आनंद चाहता है ये। इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड इज टोटली अनकॉन्शियस, ये जन्म के समय भी मौजूद होता है और टोटली अनकॉन्शियस होता है। जो अभी हमने 3 स्टेट्स देखी है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस में जैसे हमारी हमने देखी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इड में भी हम यही चीज देख रहे हैं कि हम ये प्लेजर पे आधारित है। प्लेजर यानी आनंद। तो आनंद की चीजें हैं वो हमारे लिए जो अनकॉन्शियस में है। इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, सेक्सुअल डिजायर्स एंड एग्रेसिव इम्पल्सेस। जो हमारी प्रिमिटिव नीड्स हैं या हमारे सेक्सुअल डिजायर्स हैं या कुछ एग्रेशन वाली हमारी इम्पल्सेस हैं, उसको ये मतलब तुरंत ही इसको एक ग्रेटिफिकेशन चाहिए, एक तुरंत उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, इस तरह का इसका रहता है। डिमांड्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर्स विदाउट रिगार्ड फॉर व्हाट इज पॉसिबल और व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस माइट बी। ये नहीं सोचता कि कैसे पॉसिबल है कैसे नहीं पॉसिबल है, चाहिए तो चाहिए। तो ये हमारी इड है और ये अनकॉन्शियस स्टेट से जुड़ी रहती है। फिर इसके बाद बात करते हैं ईगो की। ईगो इज व्हाट कैन बी रियलिस्टिकली ऑब्टेन। अब रियलिटी में आ जाइए आप, वास्तविकता में। वास्तविकता में आपको क्या मिल सकता है, आप क्या प्राप्त कर सकते हो। इड जो है आपकी चाहत है, आपको चाहिए, आप चाह रहे हो कि मुझे मिल जाए। पॉसिबल है नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन ईगो क्या कहती है? ईगो रियलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो वास्तविकता है। तो यहाँ पे ये वास्तविकता को मानते हैं कि जो चीज एक्चुअली में रियलिस्टिकली आप प्राप्त कर सकते हो वही आपको मिलेगी। सेकेंड रीजन है ये। इट डेवलप्स आउट ऑफ इड विच इन्वॉल्व्स परसेप्शन, रीजनिंग, लर्निंग एंड ऑल अदर एक्टिविटीज नेसेसरी टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद द वर्ल्ड अराउंड अस। इसमें आपका परसेप्शन भी आता है, रीजनिंग भी होती है, लर्निंग भी होती है, क्योंकि आप पूरी सिचुएशन को परसीव करते हो, सारी सिचुएशन को देखते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखते हो, रीजनिंग करते हो आप, विचार करते हो, तर्क देते हो,
सीखते हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। इट ट्राइज़ टू मैक्सिमाइज़ प्लेज़र एंड मिनिमम द पेन। मैक्सिमाइज़ करता है प्लेज़र को और पेन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी पर रह कर के, वास्तविकता के धरातल पर रह कर के ही ये ईगो बात करता है। ईगो को एक तरीके से हम अगर जोड़ सकते हैं तो अगर हम देखते हैं, जैसे अभी हमने पीछे बात की थी कि हमने इड को हम अनकॉन्शियस से जोड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम इड को ईगो से जोड़ते हैं, वैसे तो इड ईगो और सुपर ईगो के बीच में, मतलब ईगो एक बीच का काम कर रहा है कि बीच में है, मीडिएटर है। अगर इड ईगो के साथ जुड़ता है तो अ, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, जो इड में विचार आ रहे हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। और अगर ईगो सुपर ईगो के साथ जुड़ता है तो सुपर ईगो, क्योंकि हमारा मोरालिटी पे बेस्ड है, जैसे कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि ये हमारा मोरालिटी पे बेस्ड है। तो मोरालिटी क्या चीज़ है कि क्या नैतिकता है, क्या चीज़ आइडियल है, हमें क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो सुपर ईगो क्या है, हमारा मोरल कोड है, ये बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। थर्ड रीजन है आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। ऑर्डिनरी डेवलप्स एज चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू द मॉरल वैल्यूज ऑफ देयर पेरेंट्स। मॉरल वैल्यूज उसको जैसे जैसे मिलती है उस तरह से ये डेवलप होता है। बच्चे इसको एक्सेप्ट करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, जो उनके पेरेंटल व्यूज होते हैं आइडियल बिहेवियर को लेकर के। और जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो उनकी मॉरल वैल्यूज है वो किस हद तक सही गलत है, उनकी कंसाइंस क्या कहती है इसको लेकर के, ये चीजें सुपर ईगो के अंतर्गत आ रही है। सुपर ईगो जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी सोसाइटल डिमांड्स और आइडियल्स को, कि हमारी सोसाइटी में क्या डिमांड्स हैं और क्या हमारे आदर्श है, उनको फॉलो करना है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड पनिशेस द पर्सन फॉर ही और शी फॉल्स शॉर्ट ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स एंड आइडियल्स। कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी फॉर क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड पनिशेस द पर्सन, कोई भी हमें गिल्ट की फीलिंग होती है या पर्सन को पनिश फील करना है कि क्या हमने सोसाइटल नॉर्म्स को कम किया है, हमने फॉलो नहीं किया है, तो सुपर ईगो हमें ये याद दिलाता है। तो इड ईगो सुपर ईगो की अगर हम बात करते हैं तो इड हमें प्लेजर के प्रिंसिपल पर आधारित है, वो सही गलत को नहीं मानता है, सिर्फ आनंद में विश्वास करता है। लेकिन ईगो जो है वो वास्तविकता के धरातल पर रहता है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। सुपर ईगो क्योंकि आइडियलिस्टिक है, तो आइडियलिस्टिक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वास्तविकता जो है वो भी उसको बैलेंस करती है, क्योंकि आइडियलिस्टिक क्या है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम कितना फॉलो करते हैं उसको, वास्तविकता क्या है। तो ईगो अगर सुपर ईगो के साथ मिल जाता है तो फिर भी एक अच्छा काम हो सकता है, एक अच्छी पर्सनालिटी सामने आ सकती है। लेकिन अगर ईडो ईड इड के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है तो इड के साथ थोड़ा बैलेंस करने में समस्या भी आती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसके बाद हम डायनेमिक्स की बात करते हैं। पर्सनैलिटी के डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो दो तरह की एनर्जी की बात की है फ्रॉइड ने। एक है फिजियोलॉजिकल एनर्जी, जो कि हमारी शारीरिक ऊर्जा है, जैसे कि रनिंग, राइटिंग, रेस्पिरेशन, ये हमारे शरीर से संबंधित है, शारीरिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, तो ये फिजियोलॉजिकल एनर्जी है। और साइकिक एनर्जी की बात की है। साइकिक एनर्जी हमारी मनोविज्ञान से संबंधित है, हमारे बिहेवियर से संबंधित हो सकती है, जैसे प्लान करना, सोचना, फील करना, रिमेम्बर करना, याद करना। तो ये हमारी साइकिक एनर्जी है। इनका जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो इड होता है। अगर इसको हम मिलाएं तो एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सिस्टम हमारे सामने आता है, उसमें फिजियोलॉजिकल एनर्जी भी है और साइकिक एनर्जी भी उसके अंदर मौजूद है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी से रिलेटेड है, हम उनके बारे में बात करेंगे। इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां ही होती हैं जो कि जो भी जितने भी प्रकार के हमारे व्यवहार होते हैं उसका अल्टीमेट कॉज होता है, उसका जो वास्तविक कारण होता है वो इंस्टिंक्ट्स होती हैं। फ्रॉइड ने दो तरह की इंस्टिंक्ट्स की मेनली बात की है, इरोस और थैनाटोस। इरोस लव से संबंधित है, प्यार से संबंधित है, और थैनाटोस डिस्ट्रक्टिव है, डेथ से संबंधित है। इरोस का क्या पर्पस है? टू एस्टैब्लिश एंड प्रिजर्व यूनिटी थ्रू रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स बनाना, एकता बनाए रखना,
रिलेशंस बनाना। लेकिन थैनाटॉक्स जो है वो डिस्ट्रक्टिव में है, डेथ में इसका कह सकते हैं। और इसका पर्पस है अंडू करना कनेक्शंस और यूनिटी को, तोड़ देना, रिलेशंस तोड़ देना, अलग थलग रहना। तो ये जो दो डिस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट्स है हमारी, इरोस और थैनाटॉक्स, इन्हें दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। अगेंस्ट ईच अदर भी हो सकता है थ्रू रिपल्शन, और कंबाइन विद ईच अदर थ्रू अट्रैक्शन भी हो सकता है। कि अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी, जैसे हम कहते ही हैं कि अगेंस्ट में जाएंगी तो रिपल्स हो जाएंगी, और अगर कंबाइन करेंगी तो अट्रैक्ट होंगी। एक लिबिडो की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो जन्म के समय से ही आपके अंदर आ जाती है। और ये जो लिबिडो है, ये इन दो मेन इंस्टिंक्ट से निकल के आई है, ऐसा माना जाता है। लिबिडो एक तरीके का सेक्सुअल ड्राइव है, जो कि फ्रॉइड ने ऐसा माना है कि लिबिडो हर स्टेज पे पाया जाता है, और लेकिन उसका जो रूप है वो बदल जाता है। तो आगे हम इसकी भी बात करते रहेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बात की है अगला, एंजाइटी की चिंता। चिंता, हम कोई चीज़ चाहते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन जब वो हमें नहीं मिलती तो हमें चिंता हो जाती है। तो इट कम्स फ्रॉम रियलिस्टिक सोर्सेज इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड कन्फ्लिक्ट विद वंस ओन माइंड। जो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी रियलिस्टिक सोर्सेज हैं उसमें, और जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हमारी अंदर हम कह सकते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस हैं, तो इनके बीच में एक बैलेंस नहीं जब बन पाता है, तो वो हमें नहीं मिल पाती अगर वो चीज़ें, तो एंजाइटी उत्पन्न होती है, चिंता आती है। अ कॉमन कॉन्फ्लिक्ट इज व्हेन द इट डिजायर समथिंग दैट ईगो एंड सुपर ईगो डू नॉट एग्री विद। जब वो एग्री नहीं होते तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। साइकोलॉजिकल डिफेंसेस आर द वे वी डील विद एंजाइटी। एंजाइटी को दूर करने के लिए हम साइकोलॉजिकल डिफेंसेस की बात करते हैं। एक्चुअली इसमें हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात करेंगे, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अगर हम ऐड करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं डिफेंस मैकेनिज्म्स के लिए एक सेपरेट वीडियो भी ऐड करूँगी, वो मैं बाद में अपलोड करूँगी। तो साइकोलॉजिकल डिफेंसेस की जो हम बात करेंगे वो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, जिसे हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की, कि पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है। तो फ्रॉइड ने कहा कि जितनी भी हमारी स्टेजेस हैं, यहाँ से हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में जो स्टेजेस हैं, ये धीरे धीरे हम इसमें से गुजरते हैं। हम बॉडीली प्लेजर लेते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, और ये जो प्लेजर हम लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हो जाता है, ये ना अलग तरीके से होता है। तो अगर उसको प्लेजर को हम ले रहे हैं और उसको हम लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे फिक्स भी हो सकते हैं, तो फिक्सेशन हो सकता है। तो वो हमारे अंदर नई आदतों का रूप ले सकता है। और अगर मान लीजिए कि हम उसको नहीं सीख पाते हैं, तो भी हम उस पे तो भी हम उस पे से नहीं निकल पाएंगे स्टेज में से, क्योंकि वो स्टेज में से अगली स्टेज में जाने के लिए हमें उसको सीखना है। ध्यान रखना है, एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए, तो एक एवरेज हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो फ्रॉइड ने जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं, 5 स्टेजेस बताई हैं। ओरल स्टेज, जो कि जन्म से लेकर के 18 महीने तक की है। एनल स्टेज 18 महीने से 3 साल। फैलिक स्टेज इसमें 3 साल से लेकर के 6 साल तक का है। लेटेंसी स्टेज जो है आपकी 6 से प्यूबर्टी तक है। प्यूबर्टी आपकी जब एडोलसेंस आप कह सकते हैं। और जेनाइटल स्टेज जो है वो एडोलसेंस से ऑनवर्ड्स है, मतलब उसके बाद के बाद तक तो हम डेथ तक उसे मान सकते हैं, ये आगे कंटिन्यू रहती है। पहली स्टेज लेते हैं ओरल स्टेज, ये जन्म से लेकर के 18 महीने तक है। ये क्योंकि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की पहली स्टेज है, तो यहाँ पे जब हम लिबिडो की बात करते हैं, तो लिबिडो यहाँ पर बेबी के जो बच्चा है उसके माउथ में होता है, क्योंकि वो सकिंग करता है। जब वो अपनी मदर से फीडिंग लेता है, तो वो सक करना सीखता है, उसमें वो इंजॉय करता है, वो प्लेजर लेता है। तो यहाँ पर जो लिबिडो है वो बच्चे के मुंह में है, तो वहाँ पे उसको वही एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये ओरल फिक्सेशन, जो अगर ये जो ओरल स्टिमुलेशन है, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ये ओरल फिक्सेशन हो जाएगा। और अगर ओरल फिक्सेशन हो गया तो ऐसे जो लोग होते हैं आगे चलकर स्मोकर हो सकते हैं,
नेल बाइटर हो सकते हैं या फिंगर चॉइस हो सकते हैं, थंब सक्कर्स हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें चूसने में आनंद आ रहा है। तो उसका आनंद वहीं तक वो वहाँ पे उसका फिक्सेशन हो गया है। तो हमें थोड़ा-सा ये ध्यान में रखना है, एक्सेस नहीं होने देना है। तो जब एक्सेस होता है इसीलिए हमने देखा है कि कई बार हम बच्चे को टोकते भी हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उसका मकसद यही होता है कि वो फिक्सेशन ना हो जाए वहाँ पर और वो उसकी आदत में ना आ जाए। फिर उसके बाद एनल स्टेज है 18 महीने से 3 वर्ष तक की। अब यहाँ पे जो लिबिडो है, वो जो प्लेज़र की स्थिति है, वो एनस पे फ़ोकस हो जाती है। एनस पे फ़ोकस होने से क्या होता है कि जो बच्चा है, उसको डेफ़िकेट करने में बड़ा मज़ा आता है। जब वो टॉयलेट जाएगा टॉयलेट करने जाएगा, तो उसको बहुत रिलैक्स फ़ील होता है, उसको बहुत मज़ा आता है और वो टॉयलेट में बहुत-बहुत देर तक बैठा रहता है बच्चा, क्योंकि उसको वहाँ प्लेज़र मिल रहा है। तो एक्सपेलिंग जो पीरियड है उसमें बच्चा जो है प्लेज़र लेता है, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ आती है कि हमें फिक्सेशन का ध्यान रखना है कि अगर तो वो बहुत ज़्यादा उसको एन्जॉय कर रहा है, वहाँ पे फिक्सेशन आ गया है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है और उसमें जो है कि हम यूँ कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी जैसे हमने कहा कि द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एन anal fixation during this stage can result in an obsession with cleanliness कि और perfection and control कि वो perfection की ओर जाएगा, cleanliness साफ सफाई रखेगा और कंट्रोल करना उसे आ जाएगा। लेकिन अगर इससे अपोजिट हो जाता है तो वो मेसी हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग अगर प्रॉपर नहीं होती है तो वो अ, उसपे थोड़ा-सा उसका टाइमिंग्स अलग हो सकते हैं, वो जो वो डेफिकेट करता है, उस पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो थोड़ी-सी चीज़ें इसमें देखने वाली हैं कि आदत हमें सही बनानी है बच्चे की, तो कहाँ हमें उसको किस तरह से ट्रेनिंग देनी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फेलिक स्टेज एजेस 3 टू 6 3 से 6 साल की अवस्था है ये। सेंसिटिविटी है अब आपकी इसमें क्योंकि 3 से 6 साल की अवस्था है, यहाँ पर जेनिटल्स पे दोनों ही सेक्सेस जो हैं, वो अपने जेनिटल्स की ओर कॉन्सन्ट्रेट करते हैं। अब उनको उसमें मज़ा आता है, उसको वो थोड़ा-सा टच करने में उन्हें अच्छा लगता है, तो वो इस तरह से जो बच्चे हैं फेलिक स्टेज में एन्जॉय करते हैं। जो बच्चा है उसको सेक्स डिफरेंसेस का पता होता है यहाँ पर। यहाँ पे 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस अब हमारे सामने आते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं? ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ में आ जाता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में आता है। इसमें जो बच्चे हैं अपने अपोज़िट जो सेक्स के पेरेंट्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कि जैसे गर्ल है, जैसे लड़की है, तो वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी और मदर से वो थोड़ा-सा जेलस भी करेगी कि वो थोड़ा-सा पसंद नहीं करेगी और ऐसे ही जो बॉय है, उसका अट्रैक्शन उसकी मदर की तरफ होगा और इन द सेम वे सेम सेक्स की तरफ यानी अपने फादर से वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल रहेगा या फिर वो यही चाहेगा कि मेरा अपनी मदर के साथ ज़्यादा रहे और मेरे फादर का मदर के साथ ना रहे ज़्यादा। तो इसलिए ये जो बॉयज़ में ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो यही चीज़ इसमें सामने आती है कि जो बच्चा है, यहाँ पर दिस इज़ रिज़ॉल्व्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बच्चा आइडेंटिफ़ाई करता है व्हिच इन्वॉल्व्स अ चाइल्ड अडॉप्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम सेक्स पेरेंट्स कि वो जो सेम सेक्स के पेरेंट्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वो लेने की कोशिश करता है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पे क्या मीनिंग है? इंटरनली अडॉप्टिंग द वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर पर्सन जिस तरह से वो करते हैं तो उस तरह से ही वो अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लेटेंसी स्टेज की। एज है 6 टू प्यूबर्टी तक यानी कि 6 साल से लगभग 12-13 साल का बच्चा है, प्यूबर्टी तक है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये चाइल्डहुड की भी स्टेज है, तो यहाँ बच्चे में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ ध्यान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर
वो अपनी और स्कूल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इट अकर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड इज मार्क्ड बाय द डोमिनेंसी ऑफ द लिबिडो। यहाँ पे जो सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स है इसको चैनलाइज कर दिया जाता है सोशली एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट्स की तरफ। तो यहाँ इसलिए वो ध्यान वहाँ नहीं जाता है, क्योंकि चैनलाइज हो जाता है, स्कूल एक्टिविटीज में वो एंगेज हो जाता है। इस स्टेज में द सेक्सुअल अर्जेस रिमेन रिप्रेस्ड एंड चिल्ड्रन इंटरैक्ट एंड प्ले मोस्टली विद द सेम सेक्स पीयर्स के साथ वो लोग खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद आती है जेनाइटल स्टेज, जहाँ की प्यूबर्टी ऑन के बाद है, यानी प्यूबर्टी जहाँ से स्टार्ट होती है टिल डेथ तक हम इसे मान सकते हैं। ये फाइनल स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। यहाँ पे क्या होता है कि ये प्यूबर्टी से शुरू है, यहाँ पर अब जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो फिर से जागृत हो जाती हैं। जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जो है अब, लेकिन जो पहले उसका था फेलिक स्टेज में क्या था कि वो सेल्फ प्लेजर ले रहा था, लेकिन अब उसको क्या है, हेट्रोसेक्सुअल प्लेजर उसको चाहिए, वो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होता है। और यहाँ पर अब जो फोकस है प्लेजर का वो जेनाइटल पे होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद से ये चीज़ शुरू ही हो जाती है लगभग, कि जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी रहता है और जो प्लेजर की ओर उन्मुख होता है व्यक्ति। जो एडोलसेंस है वो भी ये चाहते हैं कि उनको प्लेजर मिले और जो अपोजिट सेक्स का व्यक्ति है वो उसके साथ इन्वॉल्व हो। ये जेनाइटल स्टेज की बात हुई। इसके बाद हम फ्रॉइड की जो थ्योरी है उसके मेरिट्स पे बात कर लेते हैं। इन्होंने पर्सनालिटी की कंप्लीट थ्योरी दी है और बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और जो इसमें अनकॉन्शियस का क्या रोल है इस पे बल डाला है उन्होंने, और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। और जो नेचर है, बिहेवियर है, जो डायनेमिक नेचर है, व्यवहार हमारा जो परिवर्तित होता रहता है, उस पे बल दिया गया है। डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि ईगो एंड स्टिमुलेटेड फर्दर थ्योरेटिकल रिसर्च वर्क इन पर्सनैलिटी। ईगो जैसी चीज़ों पर इन्होंने बल दिया है कि पर्सनैलिटी में इससे संबंधित रिसर्च कार्य आगे हमें करने को मिले, तो वहाँ पे इस पे बल दिया गया है। इसके बाद हम डिमेरिट्स की बात करें तो जो फ्रॉइड की थ्योरी है इसमें एक्चुअली क्या है कि इन्होंने जो बात की है, द एक्चुअल मेथड और टेक्निक्स इन्वॉल्व इन साइकोएनालिसिस सच एज फ्रॉइड्स आइडियाज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स के इंटरप्रिटेशन पे इन्होंने बात की है। रोल ऑफ फ्री एसोसिएशन को भी क्रिटिसाइज किया है। ड्रीम्स की एक्चुअली क्या इन्होंने लिया कि ड्रीम्स क्या है, ड्रीम्स जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं चीज़ें, वही हमारे ड्रीम्स में आ जाती है, क्योंकि हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, हम किसी के सामने नहीं ला पाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए कि आप सुबह आपकी किसी से कोई बातचीत हो गई, कोई लड़ाई हो गई है, आप उसे जवाब नहीं दे पाए, वो क्योंकि वो आपसे पद में ऊंचा था, तो उस व्यक्ति को आप जवाब नहीं दे पाए। लेकिन क्या है कि रात को, क्योंकि मन में तो वो चीज़ रह गई आपके, तो रात को वही चीज़ सपने में आ गई कि मैंने उस व्यक्ति को डांट दिया या मैंने उस व्यक्ति को गुस्सा कर दिया। एक्चुअल में तो हो नहीं सकता था, लेकिन अनकॉन्शियस में था वो। तो ड्रीम्स में हमारे इस तरह से ही आते हैं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में जो हमारी डिज़ायर्स हैं उनमें से ही वो निकल के सामने आते हैं। और क्योंकि इसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया है, रोल ऑफ फ्री एसोसिएशन है, जो फ्री एसोसिएशन है उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। तो सम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द थ्योरी सीम पुअरली डिजाइन। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट जैसे साइकिक एनर्जी की हमने बात की थी, वो क्लियर नहीं था कि उसका यूनिट क्या है, कैसे होगा, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इस थ्योरी के लिए। और जो एनवायरनमेंट का रोल है उसको भी ध्यान नहीं दिया गया, और जो सेक्सुअल ड्राइव है उसको बहुत ही ओवर एम्फेसिस किया गया है, हर तरफ से मतलब उसने सेक्सुअल ड्राइव को ही इम्पोर्टेंस दी है। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है, ये इसके डिमेरिट्स हम सामने देखते हैं। तो ये आज हमने बात की जो फ्रॉइड का साइको एनालिटिकल थ्योरी है पर्सनैलिटी को लेकर के, साइको एनालिसिस की हमने बात की है। इससे संबंधित, क्योंकि इसमें डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात हम अभी जोड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो थोड़ा वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज्म को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी सीखने को मिले। और अगर आप नए हैं, आप पहली बार इसको देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जो भी इसमें नई वीडियोज़ हम लोग डालेंगे, तो जो भी उसके नोटिफ़िकेशंस होंगे, वो आपको समय से मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।